इस वीडियो में प्रस्तुत सभी जानकारी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया स्रोतों और समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी प्रकार की आधिकारिक या कानूनी सलाह न माना जाए। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में रियल मनी गेमिंग उद्योग ने दुनिया भर में तेजी से विस्तार किया है। मोबाइल इंटरनेट की पहुंच, सस्ते डेटा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के विकास ने इस सेक्टर को अभूतपूर्व गति दी है। लेकिन अब यही सेक्टर FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और कई देशों में चिंता का विषय बनता जा रहा है। खासकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कई देश, भारत, नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, अजरबैजान, हांगकांग, सिंगापुर, जापान और मकाओ जैसे देशों ने अवैध गेमिंग नेटवर्क, स्कैम ऑपरेशंस और उनके विज्ञापनों पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इन सारे देशों में इसके खिलाफ एक मजबूत माहौल तैयार हो रहा है। सरकारें, न्यायालय, सामाजिक संगठन और आम नागरिक सभी इस उद्योग के प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि विभिन्न देशों में क्या केवल यह कानून व्यवस्था की सामान्य सी कार्रवाई है या फिर दुनिया धीरे धीरे RMG को एक फाइनेंशियल रिस्क सेक्टर के रूप में देखने लगी है। क्या बढ़ते साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल पेमेंट्स के दुरुपयोग ने दुनिया भर में सरकारों को अचानक जागने पर मजबूर कर दिया है या फिर इसके पीछे कोई लंबी रणनीति काम कर रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या यह शक्ति आने वाले समय में एक बड़े ग्लोबल फ्रेमवर्क या नियमों की शुरुआत का संकेत है? इन सभी पहलुओं को समझने के लिए हमें घटनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक जुड़े हुए पैटर्न के रूप में देखना होगा। और इस कोशिश में हम इस पूरे मुद्दे की गहराई तक इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो और समझते हैं इस पूरे मामले को। पूरी दुनिया में RMG पर क्रैकडाउन के पीछे एक बड़ा कारण है डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिसयूज। आज RMG प्लेटफॉर्म केवल गेमिंग तक सीमित नहीं रहे हैं बल्कि कई मामलों में ये मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड और अवैध ट्रांजैक्शन के माध्यम बनते जा रहे हैं। खासकर दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे नेटवर्क सामने आए हैं जहां गेमिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फाइनेंशियल क्राइम चल रहा था। कंबोडिया और फिलीपींस में तो कई ऐसे स्कैम कंपाउंड्स पकड़े गए हैं जहां लोगों को जबरन काम करवाकर एज अ साइबर स्लेव ऑनलाइन फ्रॉड और गेमिंग ऑपरेशंस चलवाए जा रहे थे। बहरहाल इस संबंध में अगर सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यह देश लंबे समय से जुए और बेटिंग को लेकर सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन गेमिंग और विशेष रूप से रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बहुत सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। वहां की सरकार ने पाया कि बड़ी संख्या में युवा और मध्य वर्ग के लोग इन प्लेटफॉर्म पर पैसे गंवा रहे हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य, कर्ज और पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही हैं। बहरहाल इन्हीं कारणों से ऑस्ट्रेलिया में कई नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें विज्ञापन पर नियंत्रण, खर्च की सीमा और खिलाड़ी की पहचान की सख्त जांच शामिल है। हालांकि इस सेक्टर को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए और सख्ती किस प्रकार से और बढ़ाई जाए, इसे लेकर अभी भी ऑस्ट्रेलिया में डिबेट चल रहा है और धीरे धीरे सरकार वहां पर RMG पर सख्ती बढ़ाती ही जा रही है। अब अगर बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ स्थिति और भी जटिल। अफ्रीका के कई देशों जैसे केनिया, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में बेरोजगारी अधिक होने के कारण युवा जल्दी पैसे कमाने के लालच में इन प्लेटफॉर्म्स की ओर आकर्षित हुए, लेकिन इससे आर्थिक नुकसान और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक वही बातें हो रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कही गई और जैसा कि आप भारत में भी सुनते रहे हो RMG बैन को लेकर। नतीजा, केन्या में सरकार ने कई ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं और टैक्स बढ़ा दिया है। नाइजीरिया में भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस सेक्टर को नियंत्रित किया जा सके। जहां तक बात रही भारत की, तो भारत के संबंध में आप जानते ही हैं कि सरकार ने एक ब्लैंकेट बैन RMG पर लगा दिया है। इसके बाद नेपाल ने इस मामले में काफी सख्त रुख अपनाया है। नेपाल सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग और रियल मनी गेमिंग को अवैध घोषित कर दिया है और इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया है। कई वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है और पुलिस ने ऐसे कई गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अवैध गेमिंग ऑपरेट कर रहे थे।
क्योंकि नेपाल का मानना है कि यह गतिविधियां देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। पैटर्न सेम है, हर जगह जो रीजंस दिए जा रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, चाहे केन्या हो, अफ्रीका हो, रीजंस सेम दिए जा रहे हैं। बात करें चाइना की, तो चाइना ने तो पहले से ही ऑनलाइन जुआ और आरएमजी पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन अब उसने अपने नागरिकों को टारगेट करने वाली विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन का भी मानना है कि यह केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक वही बातें जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी। आश्चर्य की बात यह है कि मकाऊ, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो हब माना जाता था, वहां भी ऑनलाइन लाइसेंसिंग नियमों को कड़ा किया गया है और ऑपरेटरों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों ने डिजिटल विज्ञापनों पर भी सख्त रोक लगानी शुरू कर दी है। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के जरिए चलने वाले गेमिंग विज्ञापनों को नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि यह सीधे युवाओं और नए यूजर्स को टारगेट करते हैं। सिंगापुर में तो केवल सीमित लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्म को ही संचालन की अनुमति है, जबकि बाकी सभी साइट्स को ब्लॉक करने का सिलसिला वहां भी चलता रहता है। बात रही जापान की, तो जापान में भी अवैध ऑनलाइन कैसीनो और बेटिंग साइट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है। जापान पारंपरिक रूप से जुए के मामले में सख्त रहा है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद वहां भी नई चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से हांगकांग में कानून प्रवर्तन एजेंसियां यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अवैध बेटिंग रैकेट्स और उनके फाइनेंशियल लिंक्स को तोड़ने में जुटी हुई है। यानी कि पूरे विश्व में एक एक करके सभी देश आरएमजी के खिलाफ कुछ न कुछ इस समय एक्शन ले रहे हैं, और इन देशों में फिलहाल एक ट्रेंड सिमिलर आप देखोगे, रीजन सेम दिया जा रहा है, एडिक्शन, कर्ज, परिवार और युवाओं का फाइनेंशियली बर्बाद होना, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले। दूसरा ट्रेंड जो आपको देखने को मिलेगा कि आरएमजी को लेकर पूरा विश्व बदलाव के दौर में है। एक्शन हो रहा है, ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, सरकारें क्रैकडाउन कर रही हैं, और आरएमजी को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए उस पर हर देश में बहस चल रहा है। इतना ही नहीं, राजस्व की हानि भी इन तमाम देशों में ठीक भारत की तरह ही हो रही है। अभी कई कंपनियां ऐसे देशों में रजिस्टर्ड होती हैं जहां नियम कमजोर हैं, जैसा मैंने अभी बताया भी था, लेकिन अब देशों के बीच डेटा शेयरिंग और इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन बढ़ रहा है। इससे यह लूप होल धीरे धीरे बंद हो सकता है। आप इस बात को समझें कि जो रेगुलेटरी गैप आ रहा है या गवर्नेंस का गैप आ रहा है, इसका फायदा यह ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म उठा रहे हैं। नतीजा, हर देश में एक डार्क इकोनॉमी बढ़ रहा है। डार्क इकोनॉमी उस आर्थिक गतिविधि को कहा जाता है जो सरकार की नजर से छिपकर और कानून के बाहर चलती है। इसमें ऐसे लेन देन होते हैं जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता और जिन पर टैक्स भी नहीं दिया जाता। इसमें अवैध सट्टेबाजी, काला धन, नकली सामान का व्यापार, साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। डार्क इकोनॉमी में होने वाले ट्रांजैक्शन अक्सर कैश, क्रिप्टो या म्यूल अकाउंट्स के जरिए किए जाते हैं, ताकि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यह इकोनॉमी अक्सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से जुड़ी होती हैं और इसके कारण देश की जीडीपी और असली आर्थिक स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाता। आधिकारिक व्हाइट इकोनॉमी व्यवस्था को नुकसान पहुंचती है, क्योंकि सरकार को राजस्व नहीं मिलता और ईमानदार टैक्स देने वाले लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो यह छिपी हुई और गैर कानूनी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन सरकारें बहुत दिन तक इस स्थिति को इसी प्रकार से बढ़ते नहीं देखेंगी। आप नोट कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात को कि बहुत लंबे समय तक यह सब नहीं चलेगा और एक टाइम आएगा जब इन ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर क्रैकडाउन होना शुरू होगा। एक टाइम था जब अमेरिका ने पेमेंट गेटवे पर सख्ती करके या करके दिखाया भी था। तो आज जो आपको एक ब्लैक मार्केट बढ़ता दिख रहा है, जो एक डार्क इकोनॉमी बढ़ता दिख रहा है, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत समेत बाकी सारे देश इस स्थिति को ज्यादा बढ़ते हुए नहीं देखेंगे और कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत समेत सारे देश इन ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रैकडाउन होंगे और तब आरएमजी सेक्टर पर हेवी रेगुलेशन
लागू होगा।